स्टार्ट करते हैं। लुइस डूमो जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, जो भारत विद्याशास्त्र है, उसके बारे में एक तो घुरिए और दूसरा लुइस डूमो, और दोनों ही तुम्हारे सिलेबस में है। लुइस डूमो ने भारत विद्याशास्त्र के बारे में बताया। लुइस डूमो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फ्रांस से बिलोंग करने वाले और कौन कौन से राइटर हैं? राइट राइट, ठीक है, हाँ वो भी। फ्रांसीसी मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री 1911 टू 1998 भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। उनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ड्यूमो ने कई वर्षों तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, किंतु 1955 के बाद वे फ्रांस आ गए और यहाँ उन्होंने लेखन और अध्यापन का कार्य किया। लुइस डूमो के शैक्षणिक कैरियर का प्रारंभ 1930 में 30 के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मार्शल मार्श के निर्देशन में हुआ, मतलब वो उनके गाइड थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में युद्धबंदी के कारण उनके अध्ययन में बाधा आई, किंतु उन्होंने अपना संस्कृत का अध्ययन जारी रखा। ड्यूमो का भारतीय समाजशास्त्र में विशेष रुचि थी। भारतीय समाजशास्त्र में ड्यूमो की विशेष रुचि थी, इसलिए उन्होंने भारतीय परंपरा के अध्ययन पर अधिक बल दिया। विद्वानों ड्यूमो भारतीय जाति व्यवस्था तथा संस्करण को अपने विश्लेषण कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका के संस्थापक के लिए विशेषतः जाने जाते हैं। कौन सा है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी। भारतीय जाति व्यवस्था के अतिरिक्त ड्यूमो की भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अधिक रुचि थी। ड्यूमो ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कई पक्षों जैसे धर्म, विवाह, नातेदारी आदि पर अनेक पुस्तकें लिखी। एक बात और बच्चे, जैसे चैनल पे एक वीडियो है, सबसे फर्स्ट में ही पढ़ी है वो, स्टार्टिंग में उसमें डेफिनेशंस हैं सोशियोलॉजी की, पर बेसिकली जैसे नींव होती है ना सोशियोलॉजी की, के समाजशास्त्र में है क्या और उससे कौन कौन से राइटर्स जुड़े हुए हैं। एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के वो वीडियो और ज़रूर से देख लेना, ठीक है। चैनल पे ही पढ़िए और फर्स्ट वीडियो है बीए वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें जुड़े हुए हर राइटर का नाम आ रखा है और 4 भागों में सोशियोलॉजी को मेनली डिवाइड किया और सोशियोलॉजी में जुड़े हुए हर राइटर को उन 4 भागों से रिलेट किया है कि जैसे इनका विद्याशास्त्र में है तो विद्याशास्त्र, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिर हिस्टोरिकल के बारे में या फिर धर्म के बारे में किस किस राइटर ने बात की है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो चीज़ याद कर लोगे तो आपको स्वतः ही ये हो जाएगा कि हाँ ये राइटर इस वाले पॉइंट से, एक एक टर्म होती है कि इससे जुड़ा है। जैसे मूल्य शब्द आते ही राधा कमल मुखर्जी का नाम आ जाता है, इसी तरह से जैसे इनके बारे में बात होती है, विवाह वगैरह के बारे में बात होती है, मर्डॉक, इरावती कर्वे और के.एम. कपाड़िया जैसे राइटर्स का नाम याद आता है। तो इसी तरह से उसमें बिल्कुल ब्रांचेस निकली हुई हैं, 4 ब्रांचेस में बटे हुए हैं। तो वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। क्या है? ड्यूमो ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कई पक्षों के बारे में, जैसे धर्म, विवाह, नातेदारी, इसी से वो चीज़ याद आई। इनकी प्रमुख कृतियाँ मेनली हमेशा पूछा जाता है और ये बुक हमेशा आती है, होमो हायरार्कीज़। ये किसकी बुक है? लुइस डूमो की, 1970 में इन्होंने लिखी थी, प्रकाशित हुई, सॉरी। हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किंगशिप के बारे में भी इन्होंने काम किया 1954 में। होमो हायरार्कीज़ इनकी सेकंड बुक है 1970 में। फिर रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम मानदेविला टू मार्क्स 1970। इन्हें मार्क्स का समर्थक भी कहा जाता है। एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट में आता है आइडियोलॉजिक एलिमेंसीज
एलिमेंसीज 1994 में। ठीक है, फिर आता है ड्यूमो का भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इन सारी बुक्स में से होमो हायरार्कीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। होमो हायरार्कीज के बारे में ही मैंने तो जहाँ भी देखी है वहाँ पे यही इसी के बारे में पूछा गया है। होमो हायरार्कीज किसकी बुक है, तो ये लुइस ड्यूमो की है, या फिर कब प्रकाशित हुई, तो 1970 में हुई। दूसरी एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म, ये शायद एक आध बार मैंने देखी होगी, बाकी 2 बुक नहीं देखी। ड्यूमो का भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या कहते हैं इसमें? इसमें भी कई सारे पार्ट हैं। ड्यूमोस की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक होमो हायरार्कीज, अभी मैं बात करी थी इसकी, जिसके माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक समाजशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह बुक 11 अध्यायों में विभाजित है। पुस्तक के प्रारंभ में परिचयात्मक विवरण सबके में होता है, ये तो के अंतर्गत उन्होंने आधुनिक मानव की समानतामूलक विचारधारा को श्रेणी क्रम की पृष्ठभूमि में अभिव्यक्त किया है। पुस्तक के अध्यायों की सामग्री जो ये यहाँ पर दी है कि 11 अध्याय हैं, तो 11 के 11 अध्यायों में क्या दिया है उसका निचोड़ यहाँ पर इन्होंने दिया है। क्या है? विचारों का इतिहास। क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखोगे या फिर शॉर्ट भी लिखोगे तो इससे ज़्यादा आप लोग नहीं लिख सकते जितना इसमें दे दिया है। पूरी बुक के बारे में कितना ही लिखोगे, पूरी बुक तो लिख ही नहीं सकते। जब उसके 11 पार्ट हैं तो 11 पार्ट में से उनको समराइज़ करके कि एक एक अध्याय में आखिर दिया क्या है, तो वही इस बुक में भी तुम लोग को देखने को मिलेगा। क्या है? विचारों का इतिहास। से बड़ा कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विचारों का इतिहास। विचारों के इतिहास में जिसमें उन्होंने जाति की परिभाषा, प्रवृत्तियों एवं पूर्ववर्ती अध्ययनों की विवेचना की। कुल मिला के जाति क्या होती है उसके बारे में बताया विचारों के इतिहास में। दूसरा, व्यवस्था से संरचना की ओर, पवित्र और अपवित्रता के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि क्या पवित्र होता है, क्या अपवित्र होता है, जिसमें उन्होंने पवित्र और अपवित्र विचारधारा से जुड़े आधारभूत तत्वों की विवेचना की। देखो इसमें थोड़ा सा और बता दूँ, इसमें पवित्र और अपवित्र की जब उन्होंने बताई तो कई तरह के, जैसे राजा होता है, वो राजा सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और जो बंदा शमशान घाट पे रहता है उसको सबसे ज़्यादा अपवित्र माना गया है। हाँ, लुइस ड्यूमो ने उसके बारे में लिखा है। जब महिला का प्रसव होता है तो वो जो प्रसव का टाइम होता है उसका 1 महीने के बाद जो वो जच्चा होती है ना, वो जो टाइम है तो उसको उस टाइमिंग में उसको सबसे नीचा माना गया, मतलब सबसे दूषित या फिर कहते नहीं, हाँ अपवित्र माना गया है। और जो मासिक धर्म वाला टाइम चलता है वो तो है ही अपवित्र, प्लस जो उसका डिलीवरी के बाद का टाइम होता है 1-1.25 महीने तक का, वो भी अपवित्रता का समय माना गया है। सबसे पवित्र आदमी राजा और सबसे अपवित्र ड्यूम। ठीक है, उसको ड्यूमो ने कहा है। फिर क्या आता है? संस्तरण में है वर्ण का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने वर्ण के सिद्धांत की विवेचना करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर संस्तरण तथा परिस्थिति कर्म के निर्धारण में शक्ति एवं श्रेणी कर्म के वितरण के आधार पर प्रकाश डाला है। भाई कल भी मैंने तुम्हें बताया था स्तरीकरण क्या होता है, क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम या फिर स्तरीकरण एक ही बात है। हर पार्ट श्रेणी क्रम मतलब जैसे कि 1 है 2 है तो सीरीज वाइज लगाना चाहिए। राइट, योग्यता के अनुसार उनको डिवाइड करना श्रेणीगत। जैसे दुर्खीम कहते हैं, दुर्खीम का एक पार्ट है ये, मतलब मोस्टली पढ़ने को नहीं मिलेगा तुम लोग को, चाहे पूरी ये कर जाओ। दुर्खीम का एक पॉइंट आता है, दुर्खीम कहता है डिवीज़न ऑफ लेबर में उसने कहा है, डिवीज़न ऑफ लेबर में बताता है वो कि जिसकी योग्यता जो काम करने की है उसको उसके अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए। तो श्रेणीगत वर्गीकरण जो है वो यही कहलाता है। जैसे किसी के घर में किसी को चाय बनाना बहुत अच्छा आता है, दूसरी बहू को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, तीसरी को पकवान बनाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन सबको उल्टा काम दे दो। जिसको पकवान अच्छा आता है उसको चाय दे दो और
जिसको दूसरा काम या साफ सफाई का या डस्टिंग का कोई भी XYZ काम कर लो तो उनके कामों की अदला बदली कर दो, जबकि वो बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है। एक तो टाइम में देरी लगेगी, और काम भी प्लस हाँ इतने परफेक्शन से नहीं होगा। काम तो वो कर देंगी, लिया दिया ठीक है, वो चाय बना देगी, लेकिन वो परफेक्शन वाली बात नहीं आएगी। और मैम जो काम नहीं आता उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता उसे कर वही मैं कह रही हूँ, कर तो बंदा देगा, लेकिन एक तो काम में परफेक्शन नहीं होगा और स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यही दुर्खीम कहता है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो बंदे की योग्यता के अनुसार डिवाइड होनी चाहिए। और यही कोई भी वर्गीकरण, कोई भी ये जो क्रम है, श्रेणी क्रम है, वो योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए। ये संस्करण में कहा गया है या फिर संस्करण कहलाता है। उसी तरह से जातियों का भी बंटवारा है, इसी तरह से कामों का भी बंटवारा है। श्रम विभाजन, अभी श्रम विभाजन की तो बात हम कर ही रहे थे, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इसी में हो गया। श्रम विभाजन वैसे जो जजमानी व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग बटा हुआ था, जो कि आज की डेट में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जिसकी जैसी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलना चाहिए और मिलता भी है। जैसे पहले जैसे नाइयों का काम होता था कि हाँ उन्हीं का काम होता था कटिंग करने का, लेकिन आजकल जितनी भी अपर जातियां हैं अधिकतर पार्लर उन्हीं के मिलेंगे हैं। तो जिसका जिस काम में परफेक्शन है उसको वो काम कर सकता है। हाँ, तो आज वो फ्रीडम है जो कि पहले नहीं थी। श्रम विभाजन क्या कहा इन्होंने, विभाजन जाति एवं व्यवसाय जजमानी व्यवस्था के अकॉर्डिंग था उस टाइम। हाँ, विवाह का नियमन, विवाह का नियमन किस प्रकार था, पृथक्करण एवं संस्तरण, जिसमें उन्होंने विवाह को नियंत्रित करने वाले आधारों, अंतर्विवाह बहिर्विवाह के नियमों, परिप्रेक्ष्य में पृथकता तथा संसरण की विवेचना की है। पहले जिस तरह के नॉर्म्स होते थे विवाह करने के, वो सारे नॉर्म्स इसमें लिख देने हैं, या फिर विवाह के नियमन किस प्रकार थे वो बात आपको बतानी है बस, ठीक है। कि अगर जाति से बाहर विवाह करोगे तो उनकी क्या कर दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। कई को तो ऐसी सज़ा दी जाती थी कि हाँ इतना डरा दिया जाता था कि ऐसा नहीं कर सकते। सहवास एवं खान पान संबंधी नियम, ठीक है, उनके रहन सहन के तरीके, उनके नियम अलग होते थे। शक्ति क्षेत्र, प्रभुत्व जो जातियाँ थी, जाति आर्थिक व्यवहारों के आधार पर क्षेत्रीय शक्ति संरचना का भी बंटवारा था, ठीक है। शक्ति क्षेत्र उसी के आधार पर जिस हिसाब से उनके पास धन धान्य होता था कि जिस राज्य के पास ज़्यादा जनता होगी, ज़्यादा शक्ति होगी, उसी के अधीन ज़्यादा क्षेत्र आएगा। जातीय सरकार, जातीय सरकार न्याय एवं सत्ता, जिसमें उन्होंने जाति और जाति आधारित शक्ति और सत्ता के बारे में बताया, उनके संबंधों के पहलुओं की चर्चा की। समवर्ती निहितार्थ, जिसमें उन्होंने परित्याग, स्थायित्व, परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, व्यवहारिक पक्षों की भी बात की। इसको थोड़ा सा ठीक से देख लेना कि सहवर्ती निहितार्थ, और सब तो शब्दों से ही क्लियर है कि इसमें क्या लिखना है। इसमें आपको सहवर्ती मतलब एक दूसरे के साथ किस तरीके का कार्य आपको करना है, उसके हित और अहित की बात करता है इस चैप्टर में, ठीक है। परित्याग मतलब उन्होंने क्या छोड़ा है, स्थायित्व कहाँ वो रहने गए हैं, किस किस तरीके के परिवर्तन हुए हैं, और सामाजिक गतिशीलता किस तरह की आई है लोगों के व्यवहार में। अब है तुलना, क्या गैर हिंदुओं तथा भारत से बाहर जातियां हैं जिनमें उन्होंने गैर हिंदुओं तथा ईसाई मुस्लिमों, भारत में तथा भारत से बाहर की जाति की विद्यमता से जुड़े प्रश्नों के आधार पर हिंदू एवं गैर हिंदू समुदायों की तुलना की है। तुलना कुल मिला के हिंदू और मुस्लिमों की आपस में तुलना की गई है। तुलना पर आधारित निष्कर्ष क्या निकलते हैं, 11वें चैप्टर में इसी को और आगे कर दिया, तुलना को ही आगे बढ़ा दिया इन्होंने। समकालीन प्रवृत्ति, जिसमें उन्होंने जाति में होने वाले अभिनव परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में संस्तरण पर आधारित समाजों, समतामूलक समाजों की समसामयिक परिवर्तनों की तुलना की व्याख्या की है, ठीक है। ये तो थे इसके बुक के पूरे 11 के 11
चैप्टर। अब थोड़ा सा जो इनकी शुद्धता और अशुद्धता के बारे में बात बताई है, क्योंकि मेन पॉइंट है यही, पूरी बुक का सार जो है वो पवित्रता और अपवित्रता वाले चैप्टर की ओर मोड़ देता है। बाकी सारे चैप्टर्स एक साइड और पवित्रता और अपवित्रता वाला चैप्टर जो है कौन सा ये एक साइड रहेगा। कौन सा? व्यवस्था से संरचना की ओर, कि समाज की किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह की संरचना है। तो बेसिकली फोकस किस पे करा गया? उसकी संरचना और व्यवस्था पर, जिसके अंतर्गत आती है पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा। इसको और देख लेते हैं। इसको ना बिल्कुल कहानी की तरह लेकर चलना। देखते हैं इस बुक में कैसे समझाया गया है। हमने जो पढ़ी थी उस बुक में काफ़ी अच्छा था। देखते हैं। ड्यूमो के अनुसार पवित्रता मतलब कि शुद्धता, अपवित्रता अशुद्धता की अवधारणाएं विचारों पर आधारित हैं। ये अवधारणाएं उस बृहद छाते की तरह की भांति जिसमें तत्कालिक भौतिक वस्तुओं जैसे सफाई, श्वासवर्धकता आदि से लेकर दैनिक व्यवहार की आदतें, संस्कृति एवं सभ्यता के विभिन्न आयाम तक सम्मिलित हैं। क्या कहता है ये? अच्छा एक बताओ, भौतिक और अभौतिक क्या होता है? मैम भौतिक जीव, भौतिक मैम और अभौतिक। मैम पर्यावरण में जो भी चीज़ें वो भौतिक। ठीक है, चलो करते हैं कंसीडर। अभौतिक जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है। अब गड़बड़ हो गई। एक पार्ट बोलो ठीक है, लेकिन दूसरे पार्ट में गड़बड़ कर दी। देखो इसे थोड़ा सा आसान करते हैं। भौतिक और अभौतिक, आप लोग इसके बारे में भी लिख सकते हो। मूर्त और अमूर्त, इससे समझोगे? हाँ। बताओ मूर्त और अमूर्त क्या है? मैम वो जो चीज़ें दिखाई दे सकती है और अमूर्त वो जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। सेम थिंग इज विद द भौतिक और अभौतिक। भौतिक। ठीक है, जो हमें दिखाई दे वो भौतिक, और जो हमें ना दिखाई दे लेकिन अभौतिक। फील होता है। ठीक है, हवा, यस। पेड़ पौधों का सांस अभी लेना। क्लियर हो गया? भौतिक अभौतिक मूर्त अमूर्त सेम थिंग। ठीक है, और भौतिक और अभौतिक संस्कृति, दो संस्कृतियां हैं। किसने बताया इनके बारे में? भौतिक और अभौतिक संस्कृति, ये दो भाग किसने बताए संस्कृति के? ऑकबर्न ने। ठीक है, ऑकबर्न का नाम याद रखना हमेशा, है ना। ऑकबर्न ने बताया भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में। एक पार्ट और बताया, सांस्कृतिक विलंबना, वो क्या होती है? मैम सांस्कृतिक जैसे शब्द तुम्हें डिफाइन कर रहा है कि हाँ विलंबना, तो विलंबना का शब्द वो नहीं निकलेगा। सांस्कृतिक हमारी पुरानी परंपराएं जो चलती है। संस्कृति होगी वो तो, बट विलंबना। देखो अभी बता रही हूँ, जब भौतिक और अभौतिक की बात आती है तो जो इनके बीच का पार्ट है, भौतिक और अभौतिक के बीच की कड़ी को कहा जाता है विलंबना। लेकिन नहीं, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। जब भौतिक संस्कृति की अधिकता हो जाए, मतलब जो दिखने वाली चीज़ें हैं तुम्हारी, इनकी अधिकता हो जाए और उनको यूज़ करने वाली जो कि अभौतिक संस्कृति है उसकी कमी हो जाए, उसका अभाव हो जाए, मतलब अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाए और भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाए, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, ये वाली जो कंडीशन होती है, इसको कल्चरल लैग या फिर सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। इस वाली स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। जैसे मैम पेड़ पौधे जैसे हम
पेड़ पौधों को तुमने काट के डाल दिया, उसका करना क्या है? काम तो इतना ज़्यादा हो गया तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी सोच काम ही नहीं कर रही है, उसकी कमी हो गई, भौतिक की अधिकता हो गई। पेड़ पौधे तुमने बाग बहुत सारा उगा लिया, तुमने पेड़ पौधे के ऊपर बात की ना, पेड़ पौधे तुम्हारा बाग बहुत बड़ा उग गया, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें उनका क्या करना है। ये वाली जो सिचुएशन है ये कल्चरल लैग का उदाहरण हो सकता है, ठीक है, जब हमारे पास चीज़ों की अधिकता हो लेकिन हम उससे समझ में ना आए कि क्या हाँ क्या ही करना है उसका। जैसे बहुत लोगों की ज़मीन है चली जाती है, रेलवे में चली गई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गाड़ी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, सामान मकान बना लिया, बहुत सारी चीज़ों की अधिकता हो गई, लेकिन उनके घर में ना तो यूज़ करने वाले हैं और ना वो सोच है कि उस पैसे का हम करें क्या। गाड़ी आ गई, जो काम बुग्गी भैंसे से होना था पता चला बुलेट जा रही है खेत में नियार लेने के लिए, खल की बोरी लानी है पता चला गाड़ी जा रही है, उनकी बढ़िया अच्छी खासी महंगी गाड़ी खल की बोरी ढो रही है। तो ये इसके उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। कल्चरल लैग बाय ऑकबर्ग, ठीक है। अच्छा आगे चलता है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि हाँ साथ के साथ क्लियर कर दो तो वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। हम कहाँ थे, सफाई, अच्छा इनकी ओर थे। लुइस डूमो की पवित्रता और अपवित्रता की जो धारणा है, हालांकि मैंने इसको बता दिया तुम्हें सिंपली तौर पे, लेकिन दैनिक व्यवहार एवं आदतें सांस्कृतिक एवं सभ्यता के विभिन्न आयाम तक सम्मिलित हैं। अशुद्धता को उन्होंने पुनः दो भागों में विभाजित किया, अशुद्धता, अस्थायी अशुद्धता और स्थायी अशुद्धता। इसको आप बता दोगे? अभी जो उदाहरण हमने पूछे थे, किए थे, बातें की थी कि जो लेडी की अशुद्धता होती है वो अस्थायी होती है, उसके बाद वो शुद्ध हो जाती है। तो और स्थायी वाली किन की होती है? जो हाँ अशुद्धता की बात कर रहे हैं हम, शुद्धता की नहीं, अशुद्धता। जो ड्यूम है वहाँ पे जो हर टाइम वही क्रिया करता है, हाँ, और जो वहाँ शमशान में रहने वाला जो वो भी होता है ना तांत्रिक, वो भी अशुद्ध, ठीक है। तो उनकी स्थायी हुई और जो लेडी की अशुद्धता होती है वो अस्थायी हुई, ठीक है। दोनों हो गए, इनके उदाहरण भी हो गए। प्रथम प्रकार की अशुद्धता क्षणिक होती है तथा निर्धारित अवधि में समाप्त होकर पुनः शुद्धता प्राप्त कर लेती है। मासिक धर्म, प्रसव काल एवं मृत्यु से जुड़ी अशुद्धता इस श्रेणी का उदाहरण है। भाई कहीं मृत्यु हुई और आप उसमें गए तो अशुद्ध तो हो जाते हो, आके नहा धो लेते हो तो शुद्ध हो जाते हो, ठीक है। अस्थायी अशुद्धता वह होती है जो परिवर्तनशील नहीं, स्थायी अशुद्धता वह होती है जो परिवर्तनशील नहीं है, जैसे मृत्यु संस्कार करने वाले डोम का पेशा, ठीक। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े मूल्य विचार विभिन्न जातियों में सामाजिक सहवास एवं खान पान के नियमों का निर्धारण भी करते हैं। उनका विचार था कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पवित्र कौन माना गया? ब्राह्मण, तथा अपवित्र किसको माना गया? शूद्र को, क्योंकि उनका काम ही दूसरों की सेवा करना था, ठीक है। नाली साफ करना, कचरा उठाना और सब जगह साफ सफाई का काम उन्हें दिया गया, तो इसलिए उनको अपवित्र माना गया। लेकिन आज सारे नॉर्म्स चेंज हैं, सारी चीज़ें उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। कि दो विरोधी परंतु एक दूसरे पर निर्भर सांस्कृतिक तत्वों से बनी हुई है। किसी के यहाँ भैंस मर जाए, कोई जानवर मर जाए, किसको बुलाया जाएगा? शूद्र को बुलाया जाएगा, ठीक है। आओ उनको उठा कर ले जाओ। अगर वो ना लेकर जाए तो तुम भी अशुद्ध, तुम्हारा घर भी अशुद्ध, काहे के ब्राह्मण फिर, ठीक है। यही तो कहा गया ना कि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। लेकिन वहीं पर अगर शूद्र के घर में कोई भी कार्यक्रम है, विवाह का कार्य है, जन्म का उत्सव है या फिर मरण का है, कुछ भी, तो वहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए बताया गया कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड है। उसी तरह से पूरी सोसाइटी भी एक दूसरे पर डिपेंड है, गांव शहर पर और शहर गांव पर डिपेंड है।
भारतीय संरचना के दो विरोधी तत्व भारतीय जाति व्यवस्था के प्राण हैं तथा इन्हीं के आधार पर कालांतर में आर्थिक संबंधों में उच्चता एवं निम्नता का श्रेणी क्रम निर्धारित होता है। ड्यूमो ने भारतीय समाजशास्त्र को एक और भारत विद्या के आधार पर स्थापित करने तथा दूसरी ओर इसे भारत विद्याशास्त्र से पूर्णतः अलग स्वतंत्र रूप से विकसित करने का सुझाव दिया। ड्यूम लिखते हैं कि भारत हेतु समाजशास्त्र के स्थायी विकास की प्रथम शर्त यह है कि इसके और शास्त्रीय भारत विद्याशास्त्र के मध्य उचित संबंधों की स्थापना हो। ठीक है, कोई कितना भी अच्छा काम करे, कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी होता है। वो क्या कि कोई ना कोई आपका बुराई करने वाला मिल ही जाएगा। आपके नज़रिए से बहुत अच्छी और सॉफ्ट रोटियां बन रही हैं, दूसरा कहेगा यार मेरे से तो नहीं खाई जाती सॉफ्ट, मुझे तो कुरकुरी पसंद है। अब जिसको कुरकुरी पसंद है उसको सॉफ्ट कैसे पसंद आएंगी, और जिसको सॉफ्ट पसंद है ये तो बहुत हार्ड बनी है, इतनी कुरकुरी रोटी मैं कैसे खाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही सब्जी का है या फिर किसी भी चीज़ का, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। उसी तरह से अपनी सोच के अकॉर्डिंग ड्यूमो ने अपनी स्टडी की बताया, लेकिन कुछ ऐसे भी फिर राइटर आए जिन्होंने इनकी आलोचना की। ऐसा कोई भी राइटर नहीं है जिसकी आलोचना हुई। जी मैम, सब हाँ, एक दूसरे की- अभी मैंने उदाहरण बताया ना कि किसी को कुछ पसंद, तो अपनी सोच के हिसाब से सबको अपने आप का बेस्ट लगता है। हाँ, कुछ ना कुछ कमी दूसरे में लग जाती है। उसने तो बहुत अच्छे से किया अपने आप को प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन कमियां कौन बताएगा? दूसरा, सामने वाला। अब क्या देखते हैं, कमियां देखते हैं। वर्णात्मक समाजशास्त्र। ड्यूमो ने वर्णात्मक समाजशास्त्र पर भी विचार दिया, जिसे अनेक समाजशास्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया। ड्यूमो के विचारों की अनेक आलोचनाएं हुई। उनके इस विचार की जाति व्यवस्था से जुड़ी ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता में गढ़ी हुई है। इनके विविधता में एकता, सामाजिक संगठन, संसरण, पवित्रता अपवित्रता संबंधी विचारों की भी भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में काफ़ी आलोचना हुई। ठीक है, अभी हमने बताया ना कि योग्यता के आधार पर है, चाहे कोई डोम के घर में पैदा हो रहा है, चाहे वो शूद्र के घर में पैदा हो रहा है, लेकिन आज की डेट में और उसमें भी जब सामाजिक परिवर्तन था तो जिसकी जैसी योग्यता उसके अकॉर्डिंग उसका कार्य। आलोचकों का कहना था कि ड्यूम ने असमानता पर आधारित समाज को आदर्श समाज मानने की भूल की है। ऐसा लगता है कि ड्यूम का सिद्धांत राजनीतिक से प्रेरित रहा है, जिसके द्वारा यह प्रमाणित करना चाहता है कि संसरण पर आधारित भारतीय समाज समानता एवं समाजवाद संभव नहीं है। साथ ही ड्यूमो ने पूर्व एवं पश्चिम के चले आ रहे विवाद को पुनर्जीवित कर दिया। पश्चिम समाजों में वर्ग एवं सजातीयता पर आधारित असमानता को अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि वर्गों के आधार पर भी अलग अलग सोच देखने को मिलती है। ये बुक थी तुम्हारी समाजशास्त्र की, इसकी अरिहंत पब्लिकेशन वाली। ठीक है, इसमें से था ये नेट वाली बुक जो पहले आया करती थी, अभी तो चेंज है ना, ये पुरानी वाली बुक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये कहाँ से है, कौन सी। हाँ, यूजीसी नेट की है। ओके, चलो।